और आइए आपको सीधे लेकर चलते हैं। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया इस वक्त मीडिया के सामने हैं, क्या कह रहे हैं सुनते हैं। चिंता है मोदी जी के पास में ना महंगाई का समाधान है ना बेरोजगारी का समाधान है। उनके पास केवल एक ही काम है, एजेंसीज का दुरुपयोग करके अरविंद केजरीवाल को कैसे खत्म किया जाए, एजेंसीज का दुरुपयोग करके आम आदमी पार्टी को कैसे खत्म किया जाए। मैं समझता हूं आज जो हो रहा है वो अब इस बात का और प्रमाण है कि ऐसा प्रधानमंत्री जो दिन रात एक पार्टी को खत्म करने के बारे में सोचता रहता हो, ना उसको महंगाई की चिंता हो ना रोजगार की चिंता हो, ऐसा प्रधानमंत्री देश के लिए खतरनाक है। आज तो देश के लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब मोदी जी 75 साल के हों और कब उनकी विदाई हो। थैंक यू सर। एक सवाल ले लीजिए सर, आपने हरियाणा के एग्जिट पोल्स की बात की, एग्जिट पोल को आप कैसे देख रहे हैं? वहीं आम आदमी पार्टी को किसी भी सीट पर एज मिलते हुए नजर नहीं आ रहा। आप कितने आश्वस्त हैं, कितनी सीटें जीतेंगे? मैं इस बात को लेकर आश्वस्त हूं कि अब देश में भारतीय जनता पार्टी जो ईडी के दुरुपयोग के लिए, सीबीआई के दुरुपयोग के लिए सबसे शर्मनाक स्तर पर पहुंच गई है, वो अब अपने आप को खत्म कर रही है। भारत के लोग भारतीय जनता पार्टी को विदा कर रहे हैं। हरियाणा के एग्जिट पोल भी उसकी बहुत बड़े सबूत हैं। जैसे दिल्ली में एल्डरमैन यूपी के एलजी ने, ऐसे जम्मू कश्मीर में विधानसभा 5 मेंबर्स। इनको ना लोग, मैंने कहा ना, इनको ना लोकतंत्र की चिंता है, ना इनको भ्रष्टाचार की चिंता है, ना इनको महंगाई की चिंता है, ना इनको बेरोजगारी की चिंता है। इनको केवल अरविंद केजरीवाल की चिंता है कि यह आदमी कैसे बढ़ता जा रहा है, यह आदमी कैसे जनता के हृदय में बैठा हुआ है। मनीष सिसोदिया को आप सुन रहे थे, कह रहे हैं साफ तौर पर निशाने पर मोदी सरकार को लेते हुए कि केंद्र सरकार को ना लोकतंत्र, ना भ्रष्टाचार, ना महंगाई, ना रोजगार, किसी बात की चिंता नहीं। पीएम मोदी ने अपने तोता मैना को भेज दिया। ईडी की रेड को लेकर मनीष सिसोदिया की ये प्रतिक्रिया, कह रहे हैं सिर्फ जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर विरोधियों को खत्म करने की जुगत में बीजेपी लगी हुई है। आगे बढ़ेंगे, अगली बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर विधानसभा में 5 मनोनीत सदस्यों को लेकर तस्वीर साफ हो रही है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 5 सदस्यों को नामित करने का फैसला लिया है, जिसमें 2 कश्मीरी विस्थापित, 1 महिला और 1 अन्य हैं जिन्हें नामित किया जाएगा। और साथ ही आपको बता दें, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के एक शरणार्थी का भी जो मनोनीत सदस्य होंगे उसमें नाम शामिल है। सभी सदस्यों के पास विधानसभा में वोटिंग का अधिकार होगा। तो ये मनोनीत सदस्य जिनके पास विधानसभा में वोटिंग का अधिकार होगा, उपराज्यपाल 5 सदस्यों को मनोनीत करेंगे। 2 कश्मीरी विस्थापित, 1 महिला, और आप देख रहे हैं जो नाम सामने आ रहे हैं, संजीता डोगरा, इसके अलावा सुनील सेठी, अशोक कौल, रजनी सेठी और फरीदा खान। तो ये वो चेहरे हैं जिनके नाम सामने आए हैं, जिन्हें मनोनीत करने का फैसला उपराज्यपाल की तरफ से लिया गया है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा में संभावित मनोनीत सदस्य कौन कौन हो सकते हैं, विस्तार से एक बार फिर से आपको बता देते हैं। इसमें नाम संजीता डोगरा का सामने आ रहा है, अध्यक्ष महिला मोर्चा जम्मू कश्मीर में बीजेपी की। सुनील सेठी का नाम सामने आ रहा है। सुनील सेठी जाने माने वकील हैं, जम्मू कश्मीर बीजेपी के प्रवक्ता हैं। इसके साथ ही अशोक कौल, कश्मीरी पंडित, संगठन महामंत्री जम्मू कश्मीर बीजेपी के। रजनी सेठी, प्रवक्ता जम्मू कश्मीर बीजेपी की। और फरीदा खान, सामाजिक कार्यकर्ता, सचिव जम्मू कश्मीर बीजेपी। तो ये वो 5 सदस्य जिन्हें उपराज्यपाल की तरफ से मनोनीत किया जाएगा। और जो मनोनीत सदस्य होंगे जम्मू कश्मीर की विधानसभा में, उनके पास विधानसभा में वोट देने का अधिकार होगा। तो फिलहाल सूत्रों के हवाले से ये नाम सामने आ रहे हैं। अभी औपचारिक तौर पर इन पर मोहर लगना बाकी है, लेकिन आप ये मानकर चलिए कि यही वो 5 चेहरे जिन्हें उपराज्यपाल की तरफ से जम्मू कश्मीर विधानसभा में मनोनीत किया जाएगा। और अब कांग्रेस की ओर से आपत्ति और नाराजगी की खबरें भी आना शुरू हो गई हैं। ये जो 5 नाम सामने आ रहे हैं जिन्हें मनोनीत किया जाना है विधानसभा में, वहीं बीजेपी की तरफ से जवाब देने की जो प्रक्रिया है वो भी शुरू हो गई है। कांग्रेस को करारा जवाब बीजेपी दे रही है। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है सब कुछ कानून और संविधान के मुताबिक हो रहा है, आगे भी होगा। सुनिए। राणा साहब, रिजल्ट से पहले सियासी हलचल है। हलचल उन 5 नॉमिनेशंस को लेकर है जो विधानसभा में हो रही हैं। कांग्रेस इस पर सवाल उठा रही है और कह रही है प्री पोल रिगिंग है। 5 नॉमिनेशंस को बीजेपी कैसे देगी? हमारे देश के संविधान में, कानून में, जो देश के पार्लियामेंट में रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ,
जो पार्लियामेंट के अंदर सारी चर्चा हुई, जो एज पर रूल ऑफ लॉ है, जो कानून के मुताबिक है, वही प्रक्रियाएं आगे बढ़ेंगी। कांग्रेस को क्यों तकलीफ हो रही है? इसका मतलब कांग्रेस पार्टी ये मान गई है कि इन चुनावों में कांग्रेस की बुरी हार हुई है। सर, ये भी कहा जा रहा है कि शायद कोर्ट में जाए मसला, तो आपको लगता है कि कोर्ट में जाने से ये प्रक्रिया रुक सकती है और इन 5 विधायकों को वोटिंग से रोका जा सकता है? देखिए, जो हमारे देश का कानून के मुताबिक जो नियम है, उन नियमों के अनुसार जो 5 नॉमिनेटेड एमएलएस का निर्णय होगा, और वो जब होगा वो कानून के मुताबिक होगा, उसमें पूरी कानूनी प्रक्रियाओं को फॉलो करते हुए होगा। चूंकि कांग्रेस पार्टी को ये मालूम है कि कांग्रेस का बुरा हाल हो रहा है जम्मू कश्मीर में, कांग्रेस के नेताओं की जमानतें जम्मू कश्मीर में जब्त हो रही हैं, और जब कांग्रेस पार्टी बुरे तरीके से जम्मू कश्मीर में चुनाव हार रही है, उस वक्त इस प्रकार का षड्यंत्र और प्रोपेगेंडा कांग्रेस जम्मू कश्मीर में कर रही है। और आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं। कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा इस वक्त मीडिया के सामने क्या कह रहे हैं? नेतृत्व का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है, खास तौर पे मैं कहूँगा राहुल गांधी जी का, जो भारत जोड़ो यात्रा में जब आए थे, क्योंकि हरियाणा में से निकले थे, पूरी हरियाणा जीटी रोड बेल्ट फरीदाबाद उन्होंने कवर किया था, तभी एक माहौल बनना लग गया था, आज से 2-2.5 साल पहले, और वो माहौल बनने लग गया था। और तभी से मैं समझता हूँ कांग्रेस का ग्राफ हरियाणा में बढ़ता ही रहा। तो केंद्रीय नेतृत्व को मैं बधाई देता हूँ, कांग्रेस के हर कार्यकर्ता की मेहनत को मैं सल्यूट करता हूँ कि प्रदेश के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इतनी अनथक मेहनत करी। जो आप देख रहे हैं, आज भी आप देख रहे हैं, जो एक खुशी सा का माहौल, बधाई से का माहौल आप यहाँ दिखाई दे रहा है हमारे निवास स्थान पर। ये सारे कार्यकर्ताओं से कि आप अगर चेहरे देखेंगे और इनसे पूछेंगे अलग से इंटरव्यू ले आप कि इन्होंने कितनी मेहनत करी है हरियाणा को के भविष्य को बचाने के लिए, और हमें विश्वास है कि इन सबकी मेहनत सफल हो चुकी है, और कल जब नतीजा आएगा वो कांग्रेस के पक्ष का नतीजा। दीपेंद्र जी, हम देख रहे हैं बीजेपी ने बढ़ चढ़ कर दावे किए हैं, सरकार तो वही बनाएंगे। दूसरा सवाल ये है कि सीएम कौन होगा अगर कांग्रेस जीतती है, तो ये सवाल पूछे जा रहे हैं। प्रदीप जी धन्यवाद। जहाँ तक बीजेपी के दावे की बात है, वो तो बीजेपी की ट्रेनिंग का हिस्सा है। बीजेपी में एक ट्रेनिंग इस तरह की दी जाती है कि झूठ बड़े बड़े बोलो, लेकिन उससे भी बड़े आत्मविश्वास के साथ बोलो। जितना बड़ा झूठ, उससे ज़्यादा बड़ा आत्मविश्वास, ताकि मीडिया के आपके साथी फिर उनको चलाए जाएं कि ये देखो कितने आत्मविश्वास से ये बोला की बात। तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी की ट्रेनिंग का हिस्सा रहता है ये, और अब देश जान चुका है इसकी बीजेपी की ट्रेनिंग को। तो बीजेपी के जो दावे हैं उनको मैं उस रूप से लेता हूँ। सीएम को लेकर क्या कहेंगे दीपेंद्र जी? सीएम का जवाब दीजिए आप। सर, सीएम का जवाब चाहिए दीपेंद्र जी। ये हमारी बहन का और आपका एक ही प्रश्न है प्रदीप, वो वही प्रश्न पूछ रही थी, तो हमने अपनी बहन को एक कर्सी अलाउ करनी चाहिए। आपका अपना एक शैली रही है, आक्रामक पत्रकारिता की आपकी अपनी एक शैली रही है प्रदीप, और हम उसके कायल भी हैं, लेकिन वो आक्रामकता आप हमारे तक सीमित रखें। आप अपने सह पत्रकार बहनों तक वो आक्रामकता ना पहुंचाएं। ऐसा कुछ नहीं है, आप इसमें से जवाब मत आप छोड़िए, जवाब दे रहे जवाब। देखिए, ऐसा है, पहला और अंतिम लक्ष्य हमारा सबकी मेहनत का एक था कि हरियाणा में बदलाव हो, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बने। बदलाव होना जरूरी था, कांग्रेस की सरकार हरियाणा बनना जरूरी, ताकि हरियाणा को एक फ्रेश स्टार्ट मिले, हरियाणा आगे की तरफ देखे। भाजपा की जो 10 साल का कुशासन था, भाजपा ने कोई सकारात्मक काम नहीं किया, केवल भाई को भाई से उलझाया, कहीं धर्म पे, कहीं जाति पे, कहीं क्षेत्र पे, और हरियाणा को उलझा के रख दिया, और हरियाणा को पीछे लेके जाने का काम भाजपा ने किया। अब एक नई शुरुआत हरियाणा में हो, और हरियाणा देश के सबसे विकसित राज्य के रूप में उभर के आए, सबसे खुशहाल राज्य के रूप में उभर के आए। ये हमारा लक्ष्य था बदलाव का, वो लक्ष्य हमने प्राप्त कर लिया है हम सब ने। इसके आगे जहाँ तक
किसको क्या जिम्मेदारी मिले, अगली कौन सी सरकार बने। कांग्रेस पार्टी की तो अपनी एक प्रणाली रही है, अपनी एक पद्धति रही है। पिछले दशकों से बड़ी सरल सी हमारी एक प्रक्रिया रही है। उस प्रक्रिया का पालन करते हुए कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व अंतिम फैसला लेता है। विधायक दल चुन के आता है, विधायक दल की बैठक होती है, शीर्ष नेतृत्व की तरफ से, एआईसीसी की तरफ से ऑब्जर्वर भेजे जाते हैं जो विधायक दल से बातचीत करके उनकी भावनाओं को केंद्रीय नेतृत्व के लिए पहुंचाता है, और केंद्रीय नेतृत्व अपने विवेक से जो अंतिम फैसला करे वो सभी। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर बड़ी खबर मिल रही है। मुख्यमंत्री आवास पर बीजेपी की एक बैठक हुई है। इसमें सीएम योगी, भूपेंद्र चौधरी समेत कई नेता मौजूद थे बीजेपी के। 10 सीटों को लेकर उपचुनाव होने हैं, आप जानते हैं। उसी पर बीजेपी में मंथन हुआ है। उम्मीदवारों के चयन को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। उपचुनाव वाले जिलों में सदस्यता अभियान की प्रगति पर भी चर्चा की गई है। कार्यकर्ताओं, नेताओं से जो फीडबैक मिला है उस पर मंथन हुआ है। इसी महीने जारी हो सकती है उपचुनाव को लेकर अधिसूचना। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी वीरेश पांडे इस समय मौजूद हैं। जरा जानते हैं वीरेश पांडे से, मंथन से क्या निकला वीरेश? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है भारतीय जनता पार्टी के। 4 जून के रिजल्ट निकलने के बाद इसलिए मुख्यमंत्री आवास पर जो लगभग 1 घंटे बैठक चली वो बहुत ही नतीजापूर्ण रही। नतीजापूर्ण इस लिहाज से रही कि सदस्यता अभियान जिन इलाकों में होने हैं चुनाव, उन इलाकों में और सक्रिय कर दिए जाएं। एक एक नाम पर विचार किया गया। जो नाम आए हैं संगठन के पास वो मुख्यमंत्री से। इस बार के जो टिकट के बंटवारे का हाल मैं आपको बताऊं, उपचुनाव में जिम्मेदारी मुख्यमंत्री को दी गई है। यही वजह है कि संगठन पहुंचा है। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर हुई और इस बैठक में इस बात को कहा गया कि जो उम्मीदवारों का चयन होगा वो जाति समीकरण के लिहाज से होगा, क्षेत्रीय समीकरण देखा जाएगा, गुटबाजी को दूर किया जाएगा, सदस्यता अभियान को आगे बढ़ाया जाएगा। इसलिए ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण और उससे भी महत्वपूर्ण आपको बताऊं कि अखिलेश यादव कमान जो है वो योगी आदित्यनाथ के हाथ में थमा दी गई है ना, ये बड़ी बात यहाँ पर निकल कर आ रही है। बहुत शुक्रिया आपका वीरेश पांडे, तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ रहे हैं, झारखंड चुनाव को लेकर दिल्ली में बीजेपी की एक बड़ी बैठक शाम 6:30 बजे बीजेपी मुख्यालय पर ये दिल्ली बीजेपी में बैठक होगी। अमित शाह और जेपी नड्डा इस बैठक में शामिल होंगे। चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा की जाएगी। टिकट बंटवारे पर भी चर्चा होगी। उम्मीदवारों के नाम को लेकर भी बात होगी। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी शामिल होंगे। तो अमित शाह, जेपी नड्डा, बाबूलाल मरांडी सब शिरकत करेंगे। ये बैठक जो शाम में 6:30 बजे दिल्ली में होगी झारखंड चुनाव को लेकर। ये इस वक्त की बड़ी खबर है जो हम आपको बता रहे हैं, और जो जानकारी मिल रही है अभी तक उसके मुताबिक बीजेपी मुख्यालय दिल्ली में ये बैठक होगी। झारखंड में आने वाले समय में चुनाव होना है, झारखंड और साथ ही साथ महाराष्ट्र में आने वाले समय में चुनाव होना है। और अब जाहिर सी बात है बीजेपी का पूरा फोकस जो है वो इन्हीं दोनों चुनावी राज्यों में है, जहां झारखंड में किस तरीके से हेमंत सोरेन सरकार की घेराबंदी की जाए और बीजेपी आने वाले समय में कैसे प्रदेश की सत्ता में आए, इसी को लेकर ये मंथन शाम 6:30 बजे बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी की बैठक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रतन टाटा को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती है रतन टाटा, ये जानकारी सामने आ रही है। ब्लड प्रेशर काफी गिरने के बाद उनको आईसीयू में भर्ती किया गया है। कहा यह जा रहा है कि उनको आईसीयू में भर्ती किया गया है। उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती है रतन टाटा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी नम्रता दुबे फोन लाइन पर कनेक्ट है। नम्रता, फिलहाल रतन टाटा की हालत कैसी है? अचानक से उन्हें क्या हुआ, क्या अपडेट मिल रहा है? देखिए, रतन टाटा को मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। 12:30 से 1 बजे उनको जो है एडमिट करवाया गया था। आईसीयू में उनका इलाज जो है डॉक्टर शाहरुख की निगरानी में चल रहा है और उनके ब्लड प्रेशर को लेकर कुछ दिक्कत आई, जिसके बाद उनको एडमिट करवाया गया। तो हमारे पास जानकारी है कि उनका ब्लड प्रेशर काफी ज्यादा लो हो गया था, जिसके बाद उनको तुरंत ही आईसीयू में एडमिट किया है। डॉक्टर शाहरुख अस्पी जो है वो उनकी इलाज कर उनकी निगरानी में उनको रखा गया है। फिलहाल वो आईसीयू में है और जो है कुछ देर पहले ही उनको एडमिट करवाया गया है। ऐसे में जो डॉक्टर्स हैं वो उनकी निगरानी में लगातार रखा गया। आपको बता दें, रतन टाटा की उम्र जो है 46 साल है। तो डॉक्टर्स जो है किसी तरह की कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, इसके चलते वो पूरी तरह से उनको निगरानी में रखे हुए हैं। आईसीयू में तुरंत ही एडमिट करवा दिया गया ताकि कोई इमरजेंसी की जरूरत पड़ती तो इलाज शुरू किया जा सके। लेकिन जो जानकारी हमारे पास आ रही है कि कुछ देर पहले ही रतन टाटा को ब्रिज कैंडी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और ऐसे में डॉक्टर्स की निगरानी में वो लगातार है। कार्डियोलॉजिस्ट है डॉक्टर शाहरुख अस्पी गोलवाला, उनकी मॉनिटरिंग में
वो उनकी जो कंडीशन है वो मॉनिटर कर रहे हैं। और रतन टाटा के जो चाहने वाले हैं उनके लिए प्रे कर रहे हैं ताकि उनकी जो तबीयत है वो ज्यादा बेहतर हो जाए। एक अच्छी इमेज के लिए जाने जाते हैं रतन टाटा। तो फिलहाल जो हमारे पास जानकारी है कि उनका जो ब्लड प्रेशर है वो काफी ज्यादा लो हो गया था, जिसके चलते उनकी टीम की तरफ से उनको तुरंत ही ब्रिच कैंडी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पहले से ही रतन टाटा जो है वो अपना इलाज करवा रहे हैं और उनके ही जो डॉक्टर हैं वो उनकी मॉनिटरिंग में जो है रतन टाटा का इलाज ब्रिच कैंडी अस्पताल में चल रहा है। फिलहाल ये देखना होगा कि ट्रीटमेंट के बाद क्या कुछ अपडेट आता है। हॉस्पिटल की तरफ से भी जो आधिकारिक बुलेटिन है वो जारी किए जाने की आशंका जताई जा रही है और देखना होगा कि कितने दिनों तक रतन टाटा को जो है अस्पताल में रहना होगा। जी बिल्कुल ठीक है। अभी आईसीयू में हैं डॉक्टर शाहरुख, उनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उनका बीपी लो हो गया था जिस वजह से उनको अस्पताल में भर्ती किया गया। शुक्रिया आपका नम्रता पूरी जानकारी के लिए। बड़ी खबर, रतन टाटा की तबियत पर एक बड़ा अपडेट। अपने स्वास्थ्य को लेकर रतन टाटा ने खुद कहा है कि मेरी तबियत ठीक है। दरअसल रतन टाटा की तबियत अचानक से खराब हो गई थी जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन अब रतन टाटा का खुद बयान सामने आ रहा है। वो कह रहे हैं कि मेरी तबियत ठीक है, रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल में गया था। दरअसल अपने स्वास्थ्य को लेकर खुद अपडेट करते हुए रतन टाटा इस वक्त नजर आए। ब्लड प्रेशर गिरने की वजह से अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया, ये खबर आ रही थी, जिसको लेकर अब रतन टाटा ने खुद ये बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि मेरा स्वास्थ्य ठीक है, रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में उनको एडमिट करवाया गया था, लेकिन उन्होंने खुद ये एक पोस्ट के जरिए ये बात कही है और उन्होंने कहा है कि रूटीन जांच के लिए अस्पताल में आया, चिंता की कोई बात नहीं है, मैं एकदम स्वस्थ हूँ, ठीक हूँ और जल्द वापस लौटूंगा घर, ये भी उन्होंने कहा है। रतन टाटा की तबीयत पर बड़ी खबर है इस वक्त की। बीपी लो होने की वजह से उनको अस्पताल में शिफ्ट किया गया था। अपने स्वास्थ्य को लेकर के उन्होंने अपने प्रशंसकों को ये अपडेट देने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत ठीक है, रूटीन जांच के लिए वो अस्पताल आए थे, लेकिन अब चिंता की कोई बात है नहीं मेरे स्वास्थ्य को लेकर। उन्होंने कहा कि मैं स्वस्थ हूं और जल्द ही डिस्चार्ज भी यहां से हो जाऊंगा। तो ये बड़ी अपडेट है रतन टाटा के स्वास्थ्य को लेकर, उनकी तबीयत को लेकर। उनके फैंस, उनके प्रशंसक बेहद चिंतित, लेकिन अब उन्होंने खुद ये जानकारी साझा की है। रूटीन जांच के लिए अस्पताल आए थे, इसका जिक्र उन्होंने किया है। और इसी पर पॉलिटिकल एडिटर मेघा प्रसाद जुड़ चुकी हैं और जानकारियों के साथ। मेघा, ये रतन टाटा की तबीयत को लेकर उनके फैंस, उनके प्रशंसक बेहद चिंतित भी नजर आ रहे थे कि अचानक से हुआ क्या, लेकिन अब वो खुद अपडेट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं एकदम ठीक हूँ, रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल आया था। जी जी बिल्कुल। थोड़ी देर पहले ये खबर मुंबई से आई थी कि ब्लड प्रेशर नीचे हो जा अचानक से ब्लड प्रेशर नीचे हो जाने के कारण से उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है और सीधे आईसीयू ले गया गया है। तो अब ये सिरे से खारिज किया जा रहा है इन सारे रिपोर्ट्स को और रतन टाटा खुद ही कर रहे हैं। उन्होंने अपने ट्विटर पे 5 मिनट पहले अपने ट्विटर लाइन पे ये मैसेज डाली है और ये उन्होंने खुद हस्ताक्षर करके डाला है ये नोट। मैं पढ़ रही हूँ आपके लिए। उन्होंने कहा है, आई एम अवेयर ऑफ रीसेंट रूमर्स सर्कुलेटिंग रिगार्डिंग माई हेल्थ and want to assure everyone that these claims are unfounded. I am currently undergoing medical checkups due to my age and related medical condition. There is no cause for concern. I remain in good spirits and request that the public and media respect refrain from spreading misinformation. Basically, वो ये कह रहे हैं कि ये जो खबरें हैं वो बिल्कुल गलत है। मैं अपने रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल आया था। मेरी बढ़ती उम्र की वजह से ये सारी चेकअप्स वैसे भी होती हैं। मेरी हालत बिल्कुल अच्छी है। कोई भी तरीके की चिंता करने की किसी को जरूरत नहीं है और ये जो गलत खबरें मेरे बारे में चलाई जा रही हैं, प्लीज वो ना किया जाए। बिल्कुल। और मेघा, ये जरूरी भी था जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि इस तरीके की खबर सामने आई कि ब्लड प्रेशर गिरने की वजह से उन्हें अचानक अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा और इस वक्त वो उम्र के इस पड़ाव पर भी है, तो ऐसे र्यूमर्स ना फैले और अपनी सौम्यता के लिए रतन टाटा जाने जाते हैं। उसी सौम्यता के साथ, शालीनता के साथ उन्होंने ट्वीट करके ये जानकारी अपने प्रशंसकों तक पहुंचाई है ताकि किसी तरीके की कोई अफवाह न फैले, पैनिक ना हो। जी बिल्कुल। पिछले 10 मिनट में अगर मैं कहूँ तो मुझे लगता है कि जितने देश के न्यूज चैनल होंगे, जितने पोर्टल्स होंगे, हर किसी ने ये खबर उठा ली थी। 10 मिनट में आग के जैसे ये खबर फैल गई थी कि रतन टाटा की तबीयत इतनी खराब है। लोग सवाल पूछने लगे थे कि कितनी ज्यादा खराब है, ठीक होंगे कि नहीं होंगे। 10 मिनट में ये सारा कुछ भूचाल जैसा हो गया था।
और तुरंत ही उनकी टीम ने रिएक्ट किया है, ये नोट डाला है और इतना इंश्योर किया है कि सिर्फ नोट ना डाला जाए, उनसे हस्ताक्षर करवा के ये नोट ट्विटर पे डाला गया, उनके खुद के ट्विटर पे डाला गया। तो अब किसी भी तरीके की कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं है। खुद रतन टाटा इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि वो बिल्कुल ठीक है और चिंता की कोई वजह नहीं है। वो आईसीयू में नहीं है, वो रूटीन चेकअप के लिए गए हैं। मेघा, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। उन्होंने खुद अपने ट्विटर हैंडल पर ये जानकारी साझा की है अपने प्रशंसकों के लिए। उन्होंने कहा कि वो एकदम ठीक है, चिंता की बात है नहीं। झारखंड चुनाव पर दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक और कहा यह जा रहा है शाम को 6:30 बजे बीजेपी मुख्यालय में ये मीटिंग होगी। अमित शाह, जेपी नड्डा बैठक में शामिल होंगे। चुनाव की रणनीति, टिकट बंटवारे पर चर्चा होगी। उम्मीदवारों के चयन को लेकर भी बात की जाएगी, मंथन होगा। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी इस बैठक का हिस्सा बनेंगे। झारखंड चुनाव को लेकर मंथन का दौर किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। बीजेपी की बड़ी बैठक होने वाली है शाम को 6:30 बजे बीजेपी मुख्यालय में यह बैठक होगी, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा इस बैठक में शामिल होंगे। नीरज पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ कनेक्ट है। नीरज, अभी तक झारखंड चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन बीजेपी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है, आज मीटिंग है। जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है और पिछले 2 दिन से झारखंड में राज्य की चुनाव समिति की बैठक चल रही थी, जिसमें सभी जिलों के जिलाध्यक्षों को, जिले के प्रभारियों को, विधानसभा प्रभारियों को बुलाकर रायशुमारी की गई और उस रायशुमारी का जो डाटा कलेक्ट किया स्टेट यूनिट ने, उसको लेकर आज वो दिल्ली पहुंच रहे हैं। थोड़ी देर में शिवराज सिंह चौहान, हेमंता बिस्वा शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष अमर बावरी और बाबूलाल मरांडी, ये सारे लोग दिल्ली पहुंचने वाले हैं और माना जा रहा है शाम को 6:30 बजे भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में ये बैठक होगी, जिसमें राज्य की जो एक्सरसाइज है उसको रखा जाएगा और राज्य में अब तक क्या क्या सुझाव मिले उन सबको रखा जाएगा। और माना ये जा रहा है कि घोषणा के साथ ही पहली सूची भारतीय जनता पार्टी जल्दी जारी कर देगी और उसके पीछे का प्लान सिर्फ ये है कि भाजपा ने ऐसा प्रयोग पहले भी छत्तीसगढ़ के चुनाव में और मध्य प्रदेश के चुनाव में किया है, जिसमें चुनाव घोषणा से पहले ही कुछ सीटों पर, जिन सीटों पर माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है या वहां पर पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है, वहां 1 महीने पहले ही कैंडिडेट दे दिए थे, जिसका रिजल्ट बहुत अच्छा रहा भारतीय जनता पार्टी की नजर में। इसलिए भाजपा वही प्रयोग एक बार फिर से झारखंड में भी करने की तैयारी में है और यही कारण है कि भाजपा ने टिकटों को लेकर तैयारी अपने पूरी कर ली है। जो प्रयोग पहले भी किए गए हैं और जिनमें सफलता मिली है, वही प्रयोग यहाँ झारखंड में भी किया जा रहा है। शुक्रिया आपका नीरज पूरी जानकारी के लिए।